हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ विकास हियर। तो आप सारे लोगों की डिमांड पे 2022 के पीवाईक्यू एनालिसिस लेके आए हैं। ये गूगल मीट पे हम लोगों ने किया था और उसी की रिकॉर्डिंग, इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि विकास ठाकुर यूपीएससी करके टेलीग्राम आईडी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहीं पे सब कुछ चला करती हैं और यूट्यूब पे आप पाओगे भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपडेटेड रहो, देखते रहो कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे सेशंस वहीं पे हो जाते हैं। और ये 2022 का है, 2023 का ऑलरेडी हो चुका है, आप जाके यूट्यूब में देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी बताई हैं जो नए हैं, तो प्लीज़ एक बार ये आप चेक करिए। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का, तो ये देखिए और जैसा भी आपको लगे एंजॉय करिए। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना आप लोग बार बार भूल जाते हो, तो वो भी कर लेना, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। देखिए वीडियोस और बताइए कैसा आपको लगा। लेकिन हाँ, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए विकास ठाकुर यूपीएससी। वहाँ पे अपडेट चलते रहते हैं, आपका थोड़ा सा स्ट्रेस भी रिलीज होगा। हम लोग मौज मस्ती बातें भी करते रहते हैं एज ए फैमिली। तो इन्जॉय द सेशन, टेक केयर। ये जो एक है हमारा एनालिसिस का पार्ट है कि हमें कैसे अप्रोच करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल रह सकते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, यहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, 100 मॉक लगा के जाओ, 500 मॉक लगा के जाओ, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 30-35 से ज्यादा सवाल आएंगे। ये गारंटी है, लिख के ले लो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके 50-60 सवाल आते हो, आप एकदम आराम से करके आओगे। सबको 30 ही आते हैं, मुझे भी 25-30 आते हैं, और उसी में 120 मार्क्स भी आते हैं। फॉरेस्ट की टॉप आराम से निकलती है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। और पीवाईक्यू एनालिसिस करने से बहुत सारे फायदे होते हैं कि आप ट्रेंड हो जाते हो कि हाँ, आपको 25-30 से ज्यादा नहीं आते, ये आपको पता है, पहले से पता है, तो आप ट्रेंड हो, आप पैनिक नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ताकि जब आप वैसे सवाल वहां पे देखो तो आप पैनिक मत करो, आपको ये ना लगे कि नया क्या आ गया। क्योंकि हम पैनिक तभी करते हैं एग्जाम हॉल में जब हम अवेयर नहीं होते, परिचित नहीं होते ऐसे सवालों से। हम सीधे जाके एग्जाम हॉल में बैठते हैं और फिर ऐसे सवाल देखते हैं, बोलते हैं अरे भगवान, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। क्योंकि मॉक टेस्ट करके जाते हैं, मॉक टेस्ट में सब परिचित वाले सवाल होते हैं, फैमिलियर होते हैं हम उन लोगों से, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम में पढ़े होते हैं, लक्ष्मीकांत में पढ़े होते हैं। और जब एक्चुअल में जाते हैं यूपीएससी में, तो उसमें अंट शंट सवाल आते रहते हैं, तो हम घबरा जाते हैं। 2-4 सवाल देखा, घबरा गए। तो इसीलिए घबराना नहीं है। पीवाईक्यू का सबसे बड़ा अहम योगदान इसी में होता है कि हम घबराते नहीं हैं, उन चीजों से हम अवेयर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें 10 साल का अगर हम अच्छे से कर लेंगे, तो हमारा एक माइंड सेट डेवलप हो जाता है यूपीएससी क्यों लेके, कि कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है। है। और हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, हमें पता चलता रहेगा। जब 2-3 साल के हम कर लेंगे तो एक ब्रॉड ओवरव्यू मिलेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। पहला सवाल था, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन बाय लेंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जिसका आएगा आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, अभी मत करिए एक्सेप्ट। क्योंकि ये लोग चले जाते हैं फिर वापस आते, समझ में नहीं आता कि बार बार बोलता हूँ कि आप मेल भेज दीजिए, एक ही बारे में सारी चीजें लिंक हो जाएगी। तो पहला सवाल है, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंकन क्राइसिस था, काफी न्यूज में था, PT 365 से आया था, बड़ा सा कॉलम में बना हुआ था, मुझे अभी भी याद है। तो करंट बेस्ड सवाल थे, तो हमें करंट पे ध्यान देना है। PT 365 जितने भी आते हैं उसको आप अच्छे से करिए। आप परेशान रहते हो कि शंकर पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। PT 365 एक कोई आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, वो आपके लिए काम का होता है। अगर उसको आपने बार बार रिवाइज किया तो ये सारी चीजें स्ट्राइक कर जाती हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, और श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था तो उसने पैसे मांगे थे, तो उसी से रिलेटेड है कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, कुछ क्रेडिट वगैरह देंगे। तो अगर आप चारों में गेस भी करना चाहो तो यूएनईपी तो हट ही जाएगा, आसियान डेवलपमेंट फंस सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर हमें चार में से एक दूसरे को रिलेटिवली हटाना हो तो IMF आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये ऐसे सवाल आप स्किप कर सकते हो। दूसरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल है, इसीलिए कहता हूँ इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा है कि एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द अप्रिसिएशन ऑफ रुपी। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है कि इससे बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, तो उसके कंपेयर में इंडिया की करेंसी चेक की जाती है। तो अगर इंक्रीज होगा नॉमिनल इफेक्टिव इंक्रीज रेट, तो इंडिया की करेंसी भी बढ़ेगी। मतलब जैसे कि अगर मान लो कि 75 रुपये डॉलर है, तो अभी क्या हो जाएगा कि 70 रुपये डॉलर हो जाएंगे, तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। तो ये पहला सही है। दूसरा क्या है, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रुपी अप्रिशिएट हो रही है। जब रुपी अप्रिशिएट करेगी तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होता, जब डिप्रिशिएट करती है तब होता है। तो हमारे यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती है, और तो हम ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में आते हैं। ऐसे नहीं आते, ऐसे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है।
दूसरा ऑप्शन आप गलत करोगे 1 3 आ जाएगा। और एक चीज जो सबसे जरूरी आपको यहाँ जानना है, जब ऐसे तीन स्टेटमेंट दिए होते हैं, जब ऐसे तीन स्टेटमेंट दिए होते हैं तो कभी डी ऑप्शन सही नहीं होता, अगर वो साइंस टेक का अप्लाइड सवाल नहीं है तब, कैन वैन करके अगर, तो अगर वो नहीं है तो डी ऑप्शन जनरली सही नहीं होते। आपको मैं दिखाता जाऊंगा जहां भी तीन स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है, लोग स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जहां तीन स्टेटमेंट ऐसे दिए होते हैं फैक्चुअल टाइप या कुछ वैसे, कभी डी ऑप्शन नहीं होता, जनरली नहीं होता, मतलब बहुत बहुत रेयर केस में होता है जब डी होता है, नहीं तो डी नहीं होता, डी नहीं होता। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, तो डी आप ऐसे भी हटा सकते हो। और ये देखिए, इंक्रीजिंग द ड्रेस ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू कॉज इंक्रीज डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीड। तो दो तो आपका गलत है, सी आपका ऐसे ही आंसर आ गया। थोड़े से मॉडरेट लेवल का सवाल है, कॉन्सेप्ट के ऊपर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फंसोगे ऐसे सवाल में। ऐसे सवाल आपको एच पे ले जाते हैं थोड़ा सा। ये देखते हैं, रिपीट हुआ सवाल 2019 का, फिर से रिपीट हुआ। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब इन्फ्लेशन हाई होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा, तो गवर्नमेंट अगर सिक्योरिटी बाय करेगी, सिक्योरिटी बाय करेगी, आरबीआई, आरबीआई सिक्योरिटी ले लिया उसने, अब क्या करेगा, पैसे देगा। तो पैसे मार्केट में बहुत सारे आ जाएंगे, जब पैसे आएंगे तो इन्फ्लेशन के टाइम पैसे थोड़ी ना वो मार्केट में भेजेगा आरबीआई, वो क्या करेगा, सिक्योरिटी सेल करेगा। सिक्योरिटी सेल करेगा तो पैसे मार्केट से उठा लेगा, तो मार्केट में कम पैसे बचेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत करते ही बी ऑप्शन आपका आ गया, डी वैसे भी सही नहीं होता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, अब ऐसे सवाल आप गलत करोगे तो फिर इसका मतलब कॉन्सेप्ट में आपको मेहनत करनी है अभी। तो ये पहला सवाल जो था, पहला जो स्टेटमेंट है ये कॉन्सेप्चुअल है, बाकी आपको दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इफ द रुपीज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर इन द मार्केट। डॉलर सेंड करने की बात कर रहा है, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो डॉलर सेंड करेगा। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वुड फॉल, इट लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। तो बस आपको पहला देखना है, दूसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से आंसर पे आ जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। नहीं पढ़े होते ऐसे सवाल, पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं, और ऐसे गलत भी होते हैं। इट इज इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। इट इज इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद द अनसस्टेनेबल डेब्ट। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपको पता है, पक्का सही होगा। पहला वाला आप फंस सकते हो, G20 कॉमन है, G20 कॉमन है तो आप सी जा सकते हो, नहीं तो बी जाओगे अगर आपको कुछ ग्रुप ग्रुप हटाना है। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था, मैंने बी ही मारा था टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक गलत था क्योंकि मुझे लगा हो सकता है पेरिस क्लब ट्विस्ट क्या हो, बट एक तरफ दिमाग में जाता था कि G20 कॉमन है और G20 टुगेदर है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि गलत सबके होते हैं, मेरे भी गलत होते हैं और सबके गलत होते हैं, उसके बाद भी आप 120 ला सकते हो। तो अगर ऐसे सवाल आप गलत कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ही गलत कर रहे हो, सब गलत करते हैं, हम भी इंसान हैं। तो आपको यहाँ से ये सीखने की जरूरत है कि गलतियां सबसे होती हैं। तो अगर जिसने सी किया तो बहुत अच्छी बात है, जिसने बी भी किया था तो आपने कोई अपराध नहीं किया, और जिसने डी कर दिया तो अब मुझे नहीं पता क्यों डी किया, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और ऐसे सवाल का कुछ नहीं किया जा सकता, ये कहाँ पढ़ोगे आप, मतलब कहाँ ही पढ़ोगे। लोग कहते हैं ना करंट ये पढ़ ले वो पढ़ ले, नहीं होता, इतने सारे करंट पढ़ के जाओ, ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको ट्रेंड रहना है कि ऐसे सवालों का कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है जैसे 100 रुपए है, और जो इन्फ्लेशन है उसको ऐड करके कुछ परसेंट आपको देते हैं, तो इन्फ्लेशन न्यूट्रलाइज हो जाता है, कितना भी इन्फ्लेशन हो आप गेन में ही रहते हो। नहीं तो पता चला 5% इंटरेस्ट रेट रखा है, 7% इन्फ्लेशन हो गया तो आप तो घाटे में चले गए। तो इसी से बचने के लिए सरकार ने क्या किया था, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लेके आई थी 2018-17 जब भी था। तो क्या है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट इन इट्स बोरिंग बाय द वे ऑफ आईआईबी, नहीं पता, आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। सी, अगर कोई भी यहाँ पे दिया होता है ना, कोई भी टर्म या कुछ किसी चीज के बारे में, तो अगर जब स्टेटमेंट होते हैं तो एक उसका जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो जरूर दिया होता है। तो अगर तीनों में आपको कोर कॉन्सेप्ट ढूंढना है कि इसका मतलब क्या है, तो यही है दूसरा। और वो जल्दी गलत नहीं होता, 99% केसेस में गलत नहीं होता। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ कह रहा है कि आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो हाँ, ये तो सही है क्योंकि ये इसका कोर कॉन्सेप्ट बता रहा है, और हमें पता है डी सही नहीं होगा, और हमें ये पता है कि दूसरा तो इसका कोर है तो ये तो आएगा ही आएगा। तो आपका सी भी हट गया, अब आप फंस गए 1 और 3 में। अब 1 3 में आपको एक हटाना है, 1 3 में एक आपको हटाना है। पहला कह रहा है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स इन इट्स बोरिंग बाय बाय वे ऑफ आईआईबीज
एंड थर्ड कह रहा है द इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन ऑन आईआईबी आर नॉट टैक्सेबल। अब अगर आपको इस पहले और तीसरे में से कोई हटाना है तो आप कौन सा हटाओगे? आप बताइए, चैट में बताइए। तीनों पहले और तीसरे में से आपको एक्सट्रीम एक तो हटाना है, तो आप किसको हटाना पसंद करोगे? ये कैन रिड्यूस वाला या नॉट टैक्सेबल वाला? टेल मी, चैट में बताइए। थ्री हटाओगे? अगर आप थ्री हटाओगे, क्योंकि ये ज्यादा एक्सट्रीम है तो रिलेटिव हमें हटाना है, थ्री हटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन एंड टू, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो जरूरी नहीं कि सवालों को पढ़ने की भी जरूरत है, बस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। कॉन्सेप्ट नहीं भी पता तब भी आप आसानी से सवाल आंसर पे आ सकते हो, बस थोड़ा बहुत इधर उधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। बहुत ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो आप स्किप करके आते हो, लेकिन वो आप कर सकते हो। सी, with reference to the foreign on e-commerce firm operating in India, okay, which of the following statement are correct? They can sell their own good in the addition to offering their platform as marketplace। यही मेन इशू चल रहा था, इसीलिए तो ये सारी चीजें न्यूज में थी कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। द डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। हाँ, 25% तक लिमिटेड है। बट ये चीज मुझे भी पता थी, ये चीज मुझे भी पता थी। उसके बाद भी उसके बाद भी मैं सी मार के आया था, सोचो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम भी ओवर थिंकिंग करते हैं। आप करते हो, मैं भी करता हूँ। कुछ ऐसे बहुत खास अंतर नहीं होता। ऐसे फोमो मत दिमाग में उठा के रखना कि आप ऐसे गलत कर देते हो, सरल सवाल गलत हो जाते हैं। मेरे गलत हो गए, जबकि मुझे पूरा एहसास था कि ये न्यूज में था और ये गलत है, गलत है, गलत है। उसके बाद मैं सी मार के आया, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। वो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो घबराना नहीं है, दो चार सवाल आपके गलत होते हैं। मैंने 99 अटेम्प्ट किए थे इसमें, नहीं सॉरी, इस बार 100 करके आया था। उसमें से लगभग 28 गलत हुए थे, 28 में ये भी गलत है। तब भी उसके बाद 120 बने ना। बस ध्यान ये रखना कि आपके बेसिक नहीं गलत होने चाहिए। जो बेसिक सवाल होते हैं वो अगर आप गलत करोगे तो फिर आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ोगे। लेकिन ऐसे सवाल गलत भी हो जाते हैं और उसको उतना माइंड नहीं करते हैं। अभी और दिखाता हूँ एक सवाल कैसे गलत हुआ है। अब सी, इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो हमें पता है डी तो जल्दी सही नहीं होगा, क्योंकि जनरली यूपीएससी नहीं देता। तो आप चाहो तो यही काट सकते हो, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर? रियल सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर होता है। नाउ सी, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ओके। टेक्सटाइल मीन्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक। तीसरा, एक कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी। एक कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड। सी, ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड आ रहे हैं। ये दोनों कुछ रियल से रिलेटेड आ रहे हैं, कुछ ग्रोथ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो आप देखो, क्लब हो रहे हैं, दो एक दो क्लब हो रहे हैं, तीन चार क्लब हो रहे हैं। इसमें तीन चार की कहीं क्लबिंग नहीं है, या तो एक दो तीन चार है, ये तो जनरली सही नहीं होगा। अगर हम एक तीन चार जाएंगे, एक तीन चार जाएंगे तो भैया दो क्यों छोड़ेंगे? ऐसा क्या लॉजिक है इसके पीछे? अगर हम दो तीन चार जाएंगे, दो तीन चार जाएंगे तो एक क्यों छोड़ेंगे? ऐसा क्यों लॉजिक? क्योंकि एक दो क्लब हो रहा है, दोनों कुछ ग्रोथ की बात कर रहा है। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, उसमें कुछ ग्रोथ होगी। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, ये दोनों एक सेक्टर से जुड़े लग रहे हैं, ये दोनों एक सेक्टर से जुड़े लग रहे हैं, तो क्लबिंग हो रही है। तो ये ध्यान दिया करो, क्लब कौन सी स्टेटमेंट हो रहे हैं। अब वन टू क्लब हो रहा है और हमें पता है वन टू आएगा। अगर हमें ब्लाइंड में मानना है ना, तो हम वन टू के साथ जाएंगे। ये चीजें आपको सोचना पड़ेगा। वन टू के साथ जाएंगे और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब आप स्टेटमेंट पढ़ा करिए ना, तो इंडिविजुअल मत देखा करिए कि ये पढ़ लिया आपका दिमाग बंद हो गया, फिर आप दूसरे पे चले गए, फिर तीसरे पे चले गए, चौथे पे चले गए। नहीं, रिलेटिव भी चेक करते हैं कि कौन किसका भाई है, कौन किसका भाई नहीं है। तो वन टू दोनों भाई भाई है, तो ये दोनों साथ में जाएंगे। तो वन टू आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तब, अगर आपको पता है रियल सेक्टर होता है, फाइनेंस सेक्टर होता है। रियल सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ की बात होती है, कुछ ग्रोथ वगैरह होगा, दोनों में ग्रोथ हो रहा है। फाइनेंस सेक्टर में सिर्फ ट्रांजेक्शन की बात होती है, फाइनेंस की बात होती है, दोनों फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तब आप कर सकते हो। तो ये था आपका सातवां नंबर। आठवां देखते हैं। विद रेफरेंस टू द फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो हमने डिस्कशन किया। Which of the following situation best reflect indirect transfer often talked about in media recently? Reference to India, क्या होता है indirect transfer? Indirect transfer, an Indian company investing in a foreign enterprise and paying tax to the foreign country on the profit arising out its investment. Okay, a foreign company investing in India and paying tax to the country of its base on the profit arising of its investment. An Indian company purchase tangible asset of foreign country and sell such asset after their value increase and transfer the proceeding to India. देखो कितने क्लोज स्टेटमेंट रखे हुए हैं। A foreign company transfers shares and such share drive their substantial value from the asset located in India. Like ये इंडिया है, यहाँ पे दो कंपनी, इनकी स्टेक यहाँ पे है।
तो ये क्या करते हैं कि शेयर यहाँ ना एक्सचेंज करके यहीं पे किसी लो टैक्स इनकम वाले कंट्रीज में कर लेते हैं। तो इंडिया को बुरा लगता है, भैया आप यहाँ सारी चीजें चला रहे हो, यहाँ पे जाके क्यों लेन देन कर रहे हो, यहाँ पे क्यों नहीं करते, हमें टैक्स तो टैक्स चाहिए हमें। तो इससे रिलेटेड तो काफी न्यूज में रहता था। लेकिन ऐसे सवाल वहां पे अगर आपने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है और आपके दिमाग में नहीं है, तो आप फंस सकते हो। और ये फंसना लाजमी है, ऐसा नहीं कि ये सवाल आसान है, आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। यहाँ हम दिमाग चला सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऐसे सोच सकते थे, वैसे सोच सकते थे। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए काफी क्लोज है। बट हाँ, अगर आप चारों में एक गट फीलिंग लेना चाहो कि किसके साथ मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो आप डी के साथ सोच सकते हो कि फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। क्योंकि वोडाफोन वाला इशू चलता था, बहुत सारे इशू चलते थे, हमेशा न्यूज में रहता था, 3-4 साल से न्यूज में रहता है। कुछ अभी 10,000 करोड़ की बात हो रही थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज चल रहे थे वोडाफोन का, तो उससे रिलेटेड था, तो ये शेयर ट्रांसफर से रिलेटेड था। तो अगर आपको पता है तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे सवाल को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, एक तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। 9 देखते हैं। सी, क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम बेसिक सवाल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कुछ ग्रोथ नहीं होता, गेन नहीं होता, कोई कैपिटल नहीं होता, उससे हमें चीजें मिलती नहीं है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पाता। कैपिटल गेन से क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे सड़क बना दिया, तो हम उस पर टोल लगाएंगे तो हमें पैसा मिलता रहेगा, तो कैपिटल हो जाता है। रेवेन्यू क्या हो गया, सैलरी हमने दे दिया, अब सैलरी दे दिया तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस। कि टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट करते हो, आपने ट्रक खरीद लिया, आपने ऑटो खरीद लिया, या कुछ ऐसी चीजें आपने खरीद ली, तो उससे आप पैसे कमाओगे ना कुछ कमाओगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू से आप वापस नहीं कमा सकते, वो चला गया चला गया। डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसीडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेप्ट फाइनेंसिंग इज कंसीडर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग कंसीडर एज इक्विटी रिलेटेड ही होता है। कैपिटल से रेवेन्यू से कैसे रिलेटेड होगा। तो ये तो आपका ट्विस्ट कर दिया इसने स्टेटमेंट। तो बेसिक सवाल है, आराम से कर सकते हो, एकदम बेसिक। आपने क्लास नोट्स पढ़े होंगे या आपने कोई भी छोटी चीजें पढ़ी होंगी, तो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप पहचान सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये देखते हैं। With reference to the Indian economy, consider following statement: a share of household financial saving goes towards government। ये नहीं कह रहा कितना शेयर, ए शेयर मतलब रैंडम ऐसे लिख दिया, ए शेयर तो सही है, कुछ गलत नहीं हो सकता। ए शेयर अब वो कितना भी हो, 1% हो, 2% हो, 15% हो, 50% हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए शेयर की बात कर रहा है। ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इस स्टेटमेंट को क्यों गलत कर सकते हो भाई। आप इसको रिवर्स करिए कि बिल्कुल भी शेयर नहीं जाता। क्या बिल्कुल भी शेयर नहीं जाता गवर्नमेंट से बोरोइंग में, मतलब हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग, क्या बिल्कुल भी नहीं जाता, तो वो गलत हो जाएगा, वो ज्यादा एक्सट्रीम है, तो ये तो सही होना चाहिए। दूसरा, डेप्ट सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट ऑप्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट। नहीं कह रहा कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं कह रहा, लार्ज कह रहा है, तो लार्ज होगा कुछ ना कुछ उसमें। और ये चीजें होती हैं, अगर आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हो, तो इकोनॉमी सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो फाइनेंशियल डेप्ट, जो हमारे डेप्ट होते हैं इंडिया के, वो देखना होता है कि इंटरनल डेप्ट कितने हैं, एक्सटर्नल डेप्ट कितने हैं। इंटरनल ज्यादा, एक्सटर्नल ज्यादा है, 2019 में पूछा था, तो हमें पता होना चाहिए इंटरनल डेप्ट ज्यादा है, एक्सटर्नल डेप्ट अराउंड 6 to 7% है। इंटरनल डेप्ट में मार्केट बेस्ड कितने हैं, नॉन मार्केट बेस्ड कितने हैं, तो ये सारी चीजें हमें जाननी जरूरी होती है। तो ये एक पूरा, जब भी आप पढ़ते हो ना इकोनॉमी सर्वे, तो हर साल आता है, पूरा लिस्ट आता है इंडिया का, लेखा जोखा आता है कि हम कितना उधार है, कितना कर्जा लिया, किससे कितना लिया, किस चीज में सबसे ज्यादा कर्जा है। तो एक चार्ट होता है, वो देखना बहुत जरूरी होता है, हर 1-2 साल पे सवाल रिपीट होता है। तो अगर आप जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, तो ये वाला पोर्शन कभी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी करंट बेस्ड सवाल था। Pursuant to the report of H. N. Sanyal Committee, Contempt of Court Act was passed 1971. Okay, hold पे रखते हैं। The Constitution of India empowers Supreme Court and High Court to punish for contempt of court themselves. The Constitution of India defines civil contempt criminal court। ये Constitution of India नहीं डिफाइन करता, हम लोग पढ़ते रहते हैं, करंट में भी रहता है। तो तीसरा तो आपको हटाना ही हटाना है, तीसरा आप हटाओगे। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ मेकिंग लॉ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पार्लियामेंट तो लॉ तो बना ही सकती है, कोई भी लॉ बना सकती है, तो ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती ना, गंदा सा लगेगा, सुनने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो 4 तो आपका पक्का सही होगा, 4 आपका पक्का सही होगा, 3 नहीं होगा। और आप एक से भी लिंक कर सकते हो 4 को। ये कह रहा है कि परसुएंट टू द रिपोर्ट एच सन्याल कमिटी टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वॉज पास। तो जब एक्ट बना तो पार्लियामेंट तो कर ही सकता है, तो एक 4 तो साथ में आएंगे, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नहीं भी पता तब भी आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से कि हाँ पार्लियामेंट बना सकती है, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है कि पता ही होगा आप लोगों को। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडिया फॉलोइंग स्टेटमेंट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट, बट जब बट वट लगा देते हैं ना, तो थोड़ा सा ही समझ लेना ना कि जब बट लगा तो जानबूझ के स्टेटमेंट गलत बनाया जा रहा है। बट हो गया, रिसेंटली हो गया, ओनली, बट ऑल्सो ऐसे करके लिख जाता है। तो स्टेटमेंट को पूरा पूरा गलत करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब स्टेटमेंट बनाया जाता है ना, तो गलत स्टेटमेंट बनाना काफी मुश्किल होता है। एग्जामिनर कोई है, उसको 5 क्वेश्चन मिला, अब उसको गलत बनाना है तो वो कैसे सोचेगा, कैसे मतलब रिफ्रेम करेगा स्टेटमेंट को। तो ऐसे बट वट लगाते हैं उसमें कि बट नॉट, ये रिसेंटली, इंटायरली, ऐसे कुछ करके। Government law officer and legal firm are recognized as advocate, but corporate lawyer and patent attorney are excluded from the recognition of एडवोकेट। ऐसा नहीं, एडवोकेट जो डिग्री वगैरह लेते हैं कुछ लॉ लॉ बार काउंसिल से या कुछ लॉ उसमें पढ़ते हैं वही माने जाते हैं, सब नहीं माने जाते, तो ये भी नहीं लॉ के अंदर आते। ऐसा कभी सुना है आपने कि लीगल फर्म जो होते हैं वो एडवोकेट कहे जाते? नहीं कहे जाते। और जब ऐसे स्टेटमेंट लिखे होते हैं ना इतने कॉम्प्लेक्स, तो वैसे ही गलत ही होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ कॉलेज। तो जब हम पढ़ते हैं मद्रास एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो वो इसे में यही पढ़ते हैं कि बार काउंसिल के क्या क्या पावर होते हैं। तो बार काउंसिल इसलिए बना है, इसको हेड भी शायद सीजीआई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक मिनट। नेक्स्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 13, लक्ष्मीकांत, ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जब वो होता है, अमेंडमेंट होता है, तो हमें प्रेसिडेंट के असेंट की जरूरत नहीं होती। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत करते ही ये आपका करेक्ट हो गया। 1 2 3 नहीं सही होता जब स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे होते हैं। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज एक्सेंट। तो ये शायद 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 39 मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ये सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। नहीं है, क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं। जॉइंट सिटिंग कराओगे 500 है, ये 250 है। तो टोटल एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर ली गई, हम स्पेशल मेजोरिटी लेंगे 2/3 वाला, तब तो ये तो जीत जाएंगे ना, तो इनकी पावर ही कहाँ बचेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। और इक्वल पावर होनी चाहिए, इसलिए ज्वाइंट सेटिंग नहीं रखते, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर कम है। और ज्वाइंट सेटिंग जब भी होगा तो लोकसभा जीत जाएगा, लोकसभा जैसे चाहेगा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। तो इन्होंने ज्वाइंट सेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं रखी कि बराबर की पावर होनी चाहिए, दोनों लोग उसमें करें। ये इसके पीछे लॉजिक था। तो इस हिसाब से 2 3 सही है और पहला आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4। जब भी ये आता है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाया करिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो स्टेटमेंट जानबूझ के बनाए जाते हैं, गलत ही होते हैं। 90% टाइम गलत होते हैं, इसीलिए वो घुसेड़ के लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि एब्सोल्यूट गलत हो जाए, जबकि वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं होती। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेम्प्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसे आपको बहुत स्टेटमेंट बनेंगे। जब ऐसे स्टेटमेंट मिले ना, हर साल 2 3 स्टेटमेंट होते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये गलत है, ये ट्रैप डाला जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं करता ये, कुछ ब्रिटिश कन्वेंशन है, वहां से चीजें होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मेंशन है, आर्टिकल 75 मेंशन है, वो यही कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस देगा, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस पे काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो ये यही से मेंशन है, तो ये गलत हो गया था। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप इन द लोकसभा। 91 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें ये बातें की गई है। बार बार मॉक टेस्ट में पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, जब भी ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये चीजें मेंशन है। बेसिक लक्ष्मीकांत। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे सवाल आप सही करोगे, ऐसे सवाल गलत मत करना कभी भी। इसीलिए बार बार आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि बेसिक गलत नहीं होना चाहिए। ये भी बेसिक सवाल है, पॉलिटी के सवाल आपसे आराम से किए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लिखा है ना पार्लियामेंट वाले चैप्टर में एक्सक्लूसिव कौन सा है, तो देखते हैं कौन कौन सा है। टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, नहीं है। राज्यसभा लोकसभा दोनों पास करता है विद इन 1 मंथ। टू पास ए मोशन नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
यस, ये एक्सक्लूसिव पावर है और लिखा भी होता है टू इंक्रीज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे क्यों एक्सक्लूसिव क्यों होगा लोकसभा का, ऐसे क्या खास बात है उनमें? तो ये तीन नहीं है, वन नहीं है, दो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो लक्ष्मीकांत, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। द लॉ स्पेसिफाई दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months of being appointment to the house आफ्टर 6 months। लिखा होता है बार बार, 6 महीने तक तो बन ही सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकते। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। यही तो न्यूज में चलता था ना, महाराष्ट्र में बवाल चलता था, ये राजस्थान में बवाल चलता था कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के मणिपुर की कहाँ की सुप्रीम हाई कोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि 3 महीने के अंदर आपको लेना है, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर। और यही सबसे बड़ा इशू था और इसी इशू की वजह से ये पूछा भी गया है, नहीं तो पूछा भी नहीं जाता, न्यूज में रहती थी चीजें। The law does not provide any time frame within which presiding officer has to decide defection cases। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में सब लफड़ा चलता रहता था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा समझा करिए, करंट बेस्ड सवाल होते हैं, कॉन्टेक्चुअल होते हैं, एक स्टेटमेंट वहां से डालेंगे, एक उठा के वैसे साधारण से डाल देंगे। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप अटॉर्नी जनरल पढ़ते हो, कभी आपने सॉलिसिटर जनरल पढ़ा? तो वहां पे ये मत सोच लेना कि शायद मैंने मिस कर दिया, सॉलिसिटर जनरल भी होगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। अपने नॉलेज को आपको बैक करना है, ये बनाया जाता है स्टेटमेंट गलत करने के लिए, एब्सोल्यूट गलत करने के लिए। सिर्फ अटॉर्नी जनरल है तो पहला गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान दिया करिए, जब भी ये आए ना तो ध्यान एकदम सावधान हो जाना और ये सोच लेना कि शायद गलत ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट टू हिज रिजाइन। कहीं आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल के चैप्टर में ऐसा लिखा था? ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि वो रिजाइन कर दे जब उनकी सरकार चली गई, क्योंकि वही लोग अपॉइंट करते हैं तो उनको हटना ही पड़ता है, तो वो हट जाते हैं। बट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मेंशन है कहीं पे, कहीं पे हमने नहीं पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि जब ये लोग हटेंगे तो उनको भी हट जाना है, रिजाइन कर देना, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। लेकिन हाँ, जनरली कर देते हैं। तो बी ऑप्शन आपका गलत है और ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, ये सवाल जो मैं बार बार कहता हूँ ना, नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, ऐसे सवाल अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कहाँ से कर पाओगे? ये करना मुश्किल हो जाता है, आप कितना भी हाईलाइट करके जाओ लक्ष्मीकांत में। लेकिन जब आर्टिकल 32 की बात होती है, उसमें सर्च्योरारी है, मैंडेमस है, प्रोविजन है, कोवेरेंटो है और हैबियस कॉर्पस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हैबियस कॉर्पस सिर्फ इंडिविजुअल से होता है, कोवेरेंटो क्या होता है, सर्च्योरारी क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है। तो आपको एक पेजेस पे सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे और बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब ये सवाल आप सही करवाते हो। और जब ये सवाल आप सही करते हो ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप प्री नहीं क्वालिफाई करोगे, मतलब आप करोगे ही करोगे प्री क्वालिफाई। अब सी देखते हैं, टफ सवाल है, जिसने नहीं बनाया नोट्स वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं जल्दी कर पाएगा। तो इज रेफरेंस टू द रिट इशूड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। सही बात है, ओनली हैबियस कॉर्पस को अलाउड होता है जो प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट हो सकता है, बाकी कोई चारों नहीं होते। तो ये लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, तो ये सही स्टेटमेंट है। मैडमस विल नॉट लाई अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। लाई कर सकती है, उसमें लिखा है, ऐसे स्टेटमेंट 3 4 लिखा है, तो कीवर्ड में आप अगर आप लिख लेते तो ये आपको पता हो जाता। और ऐसे सवाल जब आप सही करते हो एग्जाम हॉल में, तो आपको बहुत तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस आता है कि आपने बहुत तगड़ा सवाल किया, क्योंकि आपने मेहनत की थी। ये सवाल दिखाता है कि सच में आप मेहनत करके गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और मैं बोलता हूँ कि डी जल्दी गलत नहीं होता, एक जरूर गलत होगा ऐसे 3 स्टेटमेंट में। तो डी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी गलत हो गया, सॉरी, बी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन रिट ऑफ कोवेरेंटो। कोवेरेंटो पूछता है भैया, आप जो पब्लिक अथॉरिटी पे आप वहां पे विराजमान हो, किस बेस पे हो? तो कोई भी पूछ सकता है। तो तीसरा वाला भी सही है, तो 1 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो कुल मिला के बात ये लक्ष्मीकांत, जब भी आप पढ़ते हो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने और ये बार बार बनाना है आपको। जब भी आप पॉलिटी पढ़िए ना, तो 3 4 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से अगर 15 सवाल पूछ रहा है तो 10 सवाल उसी 4 5 चैप्टर से आते हैं। पहला है आपका डीपीएसपी, हर साल 2 सवाल आते हैं। फंडामेंटल राइट, हर साल 2 सवाल आते हैं। प्रियम्बल, प्रियम्बल हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। उसके बाद पहला चैप्टर हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो गया, और थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट। तो ये ध्यान देना। नेक्स्ट है 19, with reference to the Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement.
नहीं पता आपको कुछ स्टेटमेंट के बारे में, बट थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है आपको, कॉमन सेंस लगाना है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। मस्ट अडॉप्ट इज थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है कि मस्ट अडॉप्ट इट, लोग बोलते हैं डी डी। मैं अभी भी नहीं मानता कि डी ऑप्शन सही होगा। मस्ट अडॉप्ट इट ये ऑब्लिगेशन हो गया एक तरीके से। डेमोक्रेसी में कभी ऐसे नहीं बोल सकती सरकार कि मस्ट अडॉप्ट इट, तो पहला आपका गलत हो गया। एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली। ठीक है, मतलब मोस्ट बोल सकते हैं या कुछ वैसी चीजें, लेकिन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ एज एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ अल्टीमेटली। देखो पहला तो मैं हटाऊंगा, पहला मैं हटाऊंगा, पहला हटाते तीन आ जाएगा। इट हैज सीमलेसली प्रोबेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, वेरी सॉफ्ट स्टेटमेंट, वेरी हाई चांसेस कि ये सही हो सकता है। और इसमें ओनली थ्री दे भी रखा है, तो मैं बी के साथ गया। लेट्स सी यूपीएससी क्या स्टेटमेंट देता है। कुछ लोग डी दे रहे हैं अभी, कुछ लोग मैं तो बी मानता हूँ। बाकी लोगों ने भी कई सारे आंसर किए ने बी दिया है, बट मुझे लगता है कि यूपीएससी बी ही देगी। बट देखते हैं यूपीएससी क्या करता है, तो वेट करते हैं आंसर की का क्या है। बट मस्ट अडॉप्टेड थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, इसीलिए खट जाता है, दूसरे पे ध्यान ही नहीं जाना है। 20 देखते हैं, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहा है लोकसभा, लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, रूल ऑफ प्रोसीजर। द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एट स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल सही बात है, स्पीकर ही फिक्स करता है। दूसरा, there is a mandatory provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party और ruling party। नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये कन्वेंशन के बेस्ड पे होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा था। लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाई अगेंस्ट हिज रूलिंग। बिल्कुल सही बात है, जब वो स्पीकर बन जाएगा तो उसके पास सारी स्पीकर की पावर होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो तीसरा तो आपका पक्का सही होगा। तीसरा अगर आपका पक्का सही होगा तो आपने ये हटा दिया। और आपको पहला भी पता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस शैल विद इन स्पीकर फिक्स करता है, तो 1-3 तो पक्का होगा। 1-3 कहाँ है, 1-3 एक ही स्टेटमेंट में है, और यहाँ पे मैंडेटरी लिखा है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि हाँ ये गलत होने के चांसेस है, तो और आपका वेरीफाई होता है। लो चौथा भी देख लेते हैं। द वेल स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड डिल्यू सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। को कोई रूल ही नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। तो चार आपका वैसे ही गलत होता है। ये चीजें हम कभी पढ़ते नहीं है, बार बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो थोड़ा सा कभी कभी नॉलेज भी बैक किया करिए। ये मत सोचा करिए कि शायद मैंने मिस कर दिया और ये चीजें नहीं होंगी। यार मैंने आज टीजी का मेरा वो प्राइवेसी हटा हुआ है, मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं लिंक के लिए, वो जो मैंने डिलीट कर दिया ना, इसीलिए अभी भी कॉल आ ही जा रहे हैं तब से। कोई नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग है तो वो कोई ना कोई किया होगा, भेज देंगे। और अभी जल्दी से खत्म हो जाएगा, 50 करेंगे आज। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, नेटवर्क का इशू है, और ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ। सी, among the following crops, which of the following most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? मीथेन एंड नाइट्रो ऑक्साइड। राइस के बारे में, पैडी पैडी हम लोग बार बार पढ़ते हैं, राइस होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा मीथेन निकलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, सिंपल एकदम क्लियर स्टेटमेंट सामने लिखा है, वही आपको मानना है, राइस। System of rice intensification cultivation in which alternative wetting and drying of rice fields practice result in। देखो ऐसा SRI की बात कर रहा है, जब कोई पॉजिटिव चीजों की बात होती है ना, तो उसका आंसर जनरली पॉजिटिव ही होता है। जो जो पॉजिटिव चीजें होंगी सब उसका पॉजिटिव होगा, जब निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो उसका आंसर भी निगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो एसआरआई कोई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम 2021 के बारे में बात करेंगे, 20 में डिस्कशन करेंगे, तो सारी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे देखो एसआरआई एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में पॉजिटिव चीजें ही जल्दी जनरली सही होंगी। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव चीज, बिल्कुल सही है। रिड्यूस म्यूथेन प्रोडक्शन, पॉजिटिव चीज, बिल्कुल सही है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, पॉजिटिव चीज, बिल्कुल सही है। रिड्यूस कह रहा है, रिड्यूस मतलब 0.00001% भी रिड्यूस हो गया तो माना जाएगा रिड्यूस हो गया, ये नहीं कह रहा कि एलिमिनेट कर देगा। सो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और ये सब सवाल आराम से किए जा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये पीटी 365 में था, पीछे मेंशन था, लेकिन मेरा गलत हुआ था, मैंने ऑग्यूटा मारा था, लेकिन फैक्यूटाइन जो भी नाम है इसका, ये सही है, फैक्चुअल सवाल है। सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं ऐसे सवाल को छेड़ते नहीं है। मेरी बहुत गंदी आदत है, मुझे पता है मेरे ऐसे ही सवाल गलत होते हैं, और जानबूझ के मैं ऐसे सवाल करता हूँ और हमेशा गलत होते हैं, 4 साल से गलत हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू द डेजर्ट। तो ये लेक फेगुआ बाइन है।
फैक्चुअल सवाल है, पीटी 365 में था आईआर के, उसमें जो छोटे छोटे बने हुए थे इंडेक्स, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एक करंट अफेयर्स पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो ये सारे सवाल आप कर सकते हो। मेरा नहीं सही हुआ था लेकिन किया जा सकता है। देखो ये, फिर ये भी मेरा गलत हुआ था, बता रहा हूँ ना कि ऐसे सवाल मेरे गलत होते हैं और बार बार मैं करके आता हूँ। गंडी कोटाई कैनन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किसके द्वारा हुआ था ये? कावेरी, मंजरा, पेन्नर, तुंगभद्रा। तो ये पेन्नर है, पेन्नर उससे रिलेटेड है। और ये कुछ नाम भी है, उसी नाम से एक सिटी भी बना हुआ, काफी खूबसूरत है। तो ये पेन्नर है, जो वहां से होंगे आंध्र प्रदेश वगैरह से, वो जानते होंगे। और जो नॉर्थ इंडिया से हैं या कहीं अलग से हैं, तो आप ये सवाल स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसे सवाल कहाँ से ही आप करोगे? वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने कहीं सुना है या देख लिया, घूम लिया। नहीं तो ये कौन से सोर्स में ऐसे जल्दी मिलेगा कि ये कैनोन वहाँ मिलते हैं, अगर आप स्टेट का कुछ तैयारी नहीं करते तब। तो इसका पेन्नर करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे सवाल आप छोड़ दिया करिए, जो आप 10 छोड़ते हो ना, उसमें कुछ एंशियंट हिस्ट्री के 5-7 होते हैं और 3-4 ऐसे होते हैं, इसीलिए 90 ऑप्टिमम माना जाता है, 85 to 90। तो ये सारे सवाल छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के। नेक्स्ट देखते हैं 25, नामचा बरवा, गढ़वाल हिमालय। नामचा बरवा कहाँ पड़ता है? अगर आप इंडिया का मैप बनाते हो ऐसे, ये आपने इंडिया का मैप बनाया, यहाँ पे आपका पड़ता है नामचा बरवा, गढ़वाल यहाँ है। तो पहला तो गलत हो गया, पहला आपने गलत किया। नंदा देवी कहाँ है? यहाँ पे नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय, ओके। नौकरेक, नौकरेक यहाँ है, यहाँ पे। सिक्किम हिमालय, सिक्किम यहाँ पे है। तो नौकरी की, ये गलत हो गया। तो दूसरा आपका सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। ज्योग्राफी के आसान सवाल में आएगा। नेक्स्ट है लेवेंट। व्हाट इज लेवेंट? ऑफन heard in the news roughly correspond to which of the following? Region along the eastern Mediterranean shores, region of the North African shores stretching from Egypt to Morocco, यहाँ भी shores आ गया। Region along Persian Gulf and Africa, entire coastal areas of Mediterranean। जब दो टर्म रिलेटेड होते हैं ना, शोर शोर आ गया, तो जनरली ये होता है कि आंसर इसी में से होगा। ये आप देख लेना, 2021 में भी दिखाऊंगा, 2020 में दिखाऊंगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको डर होता है कहीं बच्चों को पता ना हो, तो और ज्यादा टफ बनाने के लिए उसको दो बारी कर देता है, कि अगर किसी को शोर नाम पता भी हो तो दो शोर बता दो, कि वहां दोनों से कंफ्यूज हो जाए। तो बट आप, हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें ऐसे सोचना है कि एग्जामिनर हमें 50-50 ऑप्शन दे रहा है, वो अपने हिसाब से शाहरुख खान बन रहा है, हमें अपने हिसाब से बनना है। कि यहाँ पे उसने जानबूझ के पकड़वा दिया कि हाँ इसी दो में से आंसर है। तो शोर शोर लिखा है तो आपको पता होना चाहिए शोर शोर में सही है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप, अगर आप स्किप करोगे इसको, लेकिन अगर आपको 10 सवाल ऐसे मिलते हैं, 10 सवाल ऐसे मिलते हैं और आप 50-50 में भी आ जाते हो ना, लोग कहते हैं ना कि एक्यूरेट आना सबसे ज्यादा वो अचीवमेंट नहीं होती। अगर आप 50-50 भी आ रहे हो, ऐसे 10 सवाल में 50-50 आ रहे हो, जो आप स्किप कर सकते थे, स्किप करते। अगर आप 10 सवाल में आ रहे हो, आपके 4 सही हैं और 6 गलत हो गए, फर्स्ट केस में 50-50 होने चाहिए, लेकिन मैं मान रहा हूँ 6 गलत हो गए, उसके बाद भी आपके पॉजिटिव 4 मार्क्स पड़ेंगे, और वो 4 मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं, जो आप स्किप करके आते हैं। इसीलिए मैं अटेम्प्ट अपने मैक्सिमाइज करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि 100 अटेम्प्ट किया मैंने, 38 मेरे गलत हो गए, तो मार्जिन ऑफ एरर मेरे पास 38 का है। उसके बाद भी मैं 100 प्लस क्रॉस कर जाऊंगा, और कट ऑफ कितनी जा रही है? 89 की। ये मैं नहीं कह रहा कि आप सारे लोग 100 अटेम्प्ट करके आओ, ये मत कर देना, क्योंकि बहुत गलत भी हो जाते हैं, तो वो अपना अपना तरीका होता है कैसे आप करते हो। अब मैं ये सारी चीजें बहुत अप्लाई करता हूँ, और ये सही भी हो जाते हैं, उल्टा सीधा दिमाग चलाया और अच्छे मार्क्स बनते हैं, 120 प्लस ही बनते हैं। तो ये चीजें काम करती है। अब ये देखो, रीजन ऑफ अलोंग ईस्टर्न इक्वेटोरियल शोर, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीका शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। अब इसमें मैंने कोई मारा होगा, मुझे नहीं याद है, पता नहीं सही था गलत था, लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। लेकिन ये पता था यही दो में से और उसी में से था। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो प्रेडिक्टेबल था, मैपिंग वगैरह मैंने करवाया था, बताया भी था, जो लोग थे लास्ट टाइम वो जानते हैं कि अफगानिस्तान का पक्का आएगा, और आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अब हैव बॉर्डर विद अफगानिस्तान? अब ये देखो, अजरबैजान अर्मेनिया का बहुत लफड़ा चलता था उस टाइम पे। तो अजरबैजान अर्मेनिया तो बहुत दूर है अफगानिस्तान से, तो एक तो पक्का होगा ही नहीं। कॉमन सेंस अगर लगाओगे, 3 4 5 आपका आ जाएगा। तजाकिस्तान स्टैंडर्ड था मटेरियल पीटी 365 का। अब ऐसे सवाल में मुझे कुछ आता नहीं, तो मैं ज्यादा सोचता नहीं, मुझे पता भी नहीं होता क्या है। वेब थ्री टेक्नोलॉजी इनेबल पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक। इन वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, बिल्कुल सही, मैचिंग कर रहा है, क्लब कर रहा है 1 2। वेब ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन, ये भी मैच कर रहा है, कलेक्टिवली कर रहा है, लोग कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है, तो तीनों ओवर लिंक कर रहा है। और मैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाता, डी मार देता हूँ ऐसे सवालों में, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट जल्दी आते हैं। बार बार कहता हूँ, जब साइंस से रिलेटेड होते हैं, कुछ अप्लाइड वाले, कुछ वैसी चीजें,
तो वहां पे हमें दिमाग नहीं चलाना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अगर आपको आता नहीं है तो या तो स्किप करिए या तो डी के साथ चले जाओ, गलत हो रहा है होने दो, सबके होंगे। तो ये था उस जो अपडेटेड वाला मटेरियल आता है उसमें था ये। 33 देखते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सोर्स, सास के बारे में बात हो रही है। सास बायर कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस, कैन चेंज डेटा फील्ड, कैन ओके डेटा थ्रू मोबाइल, कैन लिखा हुआ है। अब ये दोनों तो मुझे पता है, वन टू सही है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास। अब मुझे नहीं पता था कि है फॉर्म की नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या मारा था। लेकिन आप खुद सोचो, अगर ये स्टेटमेंट कुछ नया ऐसे उठा के लाया तो हमें लगता है कि यार कुछ याहू वाहू लेके आया कहीं से, कुछ होगा सास का होगा, कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेरेंस, चेंज डेटा। तो अगर आप कर सकते हो तो वन टू या तो करोगे या तो वन टू थ्री करोगे। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने वन टू किया होगा, क्योंकि मैं जनरली, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेटमेंट गलत होगा और इसमें फैक्ट था तो मुझे लगा होगा कि नहीं है। बट अगर कॉमन सेंस लगा है तो डी भी हो सकता है। तो ए और डी भी अगर आप कोई चूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपका विजडम सही है। आप गलत कर रहे हो, गलत भी अगर आपका हो रहा है तो ऐसा कोई आप क्राइम नहीं कर रहे हो, आप इंसान हो, आपने गलतियां की, चलेगा। लेकिन अगर आप ए वन और इसके जगह, वन और डी के जगह आप बी और सी में से कोई जा रहे हो, तब थोड़ा सा आप सोचिए कि आपने क्यों किया ऐसा, ऐसा क्या सोच लिया आपने। वन थ्री तक ए और डी किया जा सकता है, उसमें कोई भी अटेम्प्ट आप करो, सही हो गलत हो नहीं पता। बट टू थ्री तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये चीजें सीखना है आपको कि ऐसे ये चीजें नहीं करना है हमें। जो लॉजिक है उस हिसाब से चलना है, गलत हो रहा है होने दो, जनरली ज्यादातर सही होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्बिटल bombardment system often talked about in media. A hypersonic missile is launched into the space to counter the asteroid approaching to Earth, explore their space। अगर इतनी बड़ी कोई न्यूज होती तो हम लोग पढ़ते सिक्योरिटी चैप्टर में, स्पेस वाले चैप्टर में। तो ये तो गलत है। स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लेनेट आफ्टर मेकिंग सर्वल ऑर्बिटर मिशन, ये भी हम लोग पढ़ते। बैक करो अपने नॉलेज को, इतनी बड़ी न्यूज है ये तो पता ही होता। तो ये गलत है। A missile is put into stable orbit around the Earth and deorbit over the target. A spacecraft move along the comet with same speed and probe its surface। तो ये भी गलत है। ऐसे ये क्या बकवास स्टेटमेंट डाल दिया। लेकिन तीसरा अगर आप देखो, मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम की बात हो रही है, और ये मिसाइल बहुत बन सकते हैं। तो कोई ऐसे मिसाइल बनी होगी तो ये मिसाइल वही थी कि जैसे अगर कोई मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, तो अगर यहाँ से कोई मिसाइल कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जाती है यहाँ, ऐसे इतने रडार पे जाती है, तो यहाँ पे कोई एंटीना लगा हुआ है या कुछ डिटेक्टिंग सिस्टम लगा हुआ है तो पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ से मिसाइल आ रही है, तो यहीं पे इसको खत्म कर देता है। लेकिन ये जो मिसाइल बनी इसका काम क्या है कि अगर ये मान लो अर्थ है तो ये क्या करेगा, एकदम बहुत पास से अटके जाता है, बहुत पास से, बहुत पास से, तो रडार में नहीं आता। और मान लो ये टारगेट है तो यहीं पे हिट कर देगा, एकदम कम टाइम पे हिट कर देगा, तो समय नहीं मिलता रिस्पॉन्स करने का। तो ये मिसाइल का ऑब्जेक्टिव ही वही था। इस्माइल A missile is put into stable orbit around the earth and deorbit over the target। deorbit कर देता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ इसको हिट करना है, यूं हिट कर दिया सीधे। और वैसे जाता है तो यहाँ जाता है इतना लंबा ये बना के पैराबोलिक में, तो यहीं पे पकड़ के यहीं पे वापस काउंटर कर देता है दुश्मन। तो ये मिसाइल बना था, चाइना ने कुछ बनाया था, तो न्यूज में था। लेकिन अगर आप चार स्टेटमेंट देखो तो कॉमन सेंस से थोड़ा सा ब्लाइंड वगैरह मानना है तो कर सकते हो, किसी किया जा सकता है, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। इतनी बड़ी न्यूज में पता चल जाती, ये न्यूज तो पता चल जाती। बी डी तो आप आराम से कर सकते हो। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च इनटू द स्पेस टू काउंटर एस्ट्रॉइड अप्रोच अर्थ। अगर एस्ट्रॉइड कोई अर्थ को अप्रोच करती है तो हम लोग फेसबुक पे तो पढ़ ही लेते हैं, कम से कम व्हाट्सएप पे तो पढ़ ही लेते हैं, इतने जानकार लोग हैं। तो ये भी कहीं नहीं सुना, लेकिन ये हो सकता है। तो थोड़ा सा रिलेटिव चेक किया करो, स्टेटमेंट किया जा सकता है सवाल, ऐसे सवाल स्किप नहीं किया भी जा सकता है, मे भी गलत भी हो लेकिन सही भी होते हैं। और रिस्क लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के तो चीजें नहीं होंगी। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे। अब 60 करके आओगे, अब 10-15 भी गलत हो गए तो आप तो कट ऑफ से बाहर हो गए ना। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब रिस्क कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या सोचना है, कैसे क्या अप्रोच रखना है। जैसे ये देखो याहू वाला, याहू वाला कहाँ गया, ये सवाल, अब ये सवाल गलत हो सकते हैं। वन टू थ्री में आप जाओगे कि हाँ वन टू थ्री जनरली सही नहीं होते, तो आप कर सकते हो, दिमाग आपका चल गया थोड़ा सा, माइक्रो लेवल पे असेसमेंट कर लिया तो हो सकता है वन टू थ्री भी मार के आओ। और जो करेक्ट है वन टू थ्री है। फिर देखते हैं क्या कह रहा है। क्यूबिट के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज क्यूबिट, कॉन्टेक्स्ट इन टर्म क्यूबिट इज मेंशन, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। बिट क्यूबिट हम लोग पढ़ते हैं, तो पीटी 365 में था और बहुत था। देखो एकदम सिंपल चीज पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा उसने क्वांटम कंप्यूटिंग बताओ क्या है, क्लासिकल कंप्यूटिंग क्या है,
कुछ नहीं पूछा, सिर्फ क्यूबिट पूछ लिया, क्यूबिट क्या है। तो वो होता है ना प्रोबेबिलिटी कि दोनों 1 और 0 एक साथ काम कर सकते हैं। तो क्यूबिट से टर्म पूछ रहा है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। मुझे लगता है सबसे आसान सवाल यही था 2022 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कह रहा है कि शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी। ये मेरा सही था, शॉर्ट रेंज बात कर रहा है। क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड है, यहाँ पे कह रहा है शॉर्ट रेंज डिवाइस, तो मुझे लगा क्लोज की बात ये होगा ही होगा। RFID हम लोग पढ़ते हैं ना, टोल टैक्स में लगा होता है RFID, पास से जाते हैं वहीं पे पैसा कट जाता है, तो दो तो होना ही होना है। वायरलेस जो लैन होता है, लैन वो जो होता नहीं, वो क्या बोलते हैं जो वाईफाई लगाते हैं, तो उसमें लैन वैन लगा होता है, तो भी तो शॉर्ट रेंज होता है ना। तो 2, 3 एंड 1 तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है बायोफिल्म। Biofilm can form on medical within human tissue. Can biofilm can form on food and food processing. Can biofilm can exit antibiotic। मैंने बोला था जब साइंस टेक के सवाल हो, साइंस टेक के सवाल हो तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, डी मार दो, कैन वैन लिखा है तो डी मारो, सही है। अब इसमें आप कुछ गलत कर रहे हो तो या तो आपको पता हो तब आप ए पे जा रहे हो, बी पे जा रहे हो, सी पे जा रहे हो। अगर नहीं पता, कैन कैन लिखा है तो कैन तो कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐसे सवाल हर बार आते हैं, 2 4 5 सवाल होते हैं, और वहां दिमाग चलाओगे तो आपके 5 के 5 गलत हो जाएंगे। अगर दिमाग नहीं चलाओगे तो आपको आराम से 10 नंबर देके जाएगा। तो ये 10 नंबर हमें चुपचाप उठा लेना है यहाँ से, यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ये ऐसे सवाल हर बार आते हैं। 38 देखते हैं, क्या रहा है। प्रोबायोटिक आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, ओके ठीक है, नहीं पता। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड फूड वी डाइजेस्ट इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर ऑन गट, डू नॉट नेचुरली अकर, तो काफी एक्सट्रीम हो गया, दो तो गलत हो जाएगा। अब एक तीन में से कोई होगा। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, हेल्प कह रहा है, हेल्प मतलब 0.00001% भी होगा तो वो हेल्प माना जाएगा। तो तीसरा तो सही है, जब तीसरा सही है तो ए ऑटोमेटिक उसके साथ आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे सवाल देख के घबराइए मत, स्किप मत करिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से करेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूज़ में था कोविड 19, तो एक्सपेक्टेड था, और ये भी एक्सपेक्टेड है तो आपको पता होना चाहिए। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA, mRNA नहीं था, एडनो वायरस कुछ करके था, तो पहला गलत है। और हमें पता है डी सही नहीं होता जब तीन फैक्चुअल ऐसे सवाल हो। स्पुतनिक जो था वो वेक्टर बेस्ड था, और कोवैक्सीन जो था वो इनएक्टिव था, मरा हुआ उसमें वायरस डालते थे, जब मरा हुआ डालते थे इसीलिए लोग कहते थे कोवैक्सीन में कम रिएक्शन होता है, क्योंकि वो मरा हुआ था तो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, इसमें जिंदा होता था। जो कोविशील्ड लगाते थे उनको ज्यादा तेज बुखार आता था वैक्सीन के बाद में, तो बार बार चर्चे में होती थी चीजें। तो mRNA नहीं था ये, mRNA नहीं था ये, कुछ एडनो वायरस वेक्टर, वेक्टर बेस्ड ही था शायद। तो पहला गलत हो गया और दूसरा तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। सी, ये जो बड़े वाले स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं ना, हर साल एक सवाल ऐसे आते हैं, लास्ट ईयर भी बताया था कि इसमें एक स्टेटमेंट पक्का गलत होगा, बस एक गलत होगा और आपका आंसर आ जाएगा। कभी ऐसे डी नहीं सही होगा, कभी डी नहीं सही होगा, हर साल एक सवाल आते हैं, जानबूझ के आते हैं, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा। अब देखते हैं इसमें से एक हमें हटाना है। तो इतना बड़ा आपने सवाल देखा तो आपको घबराना नहीं कि ये क्या पूछ लिया, बस ये सोचना है कि एक इसमें से कोई हटाना है। अब कह रहा है द मेजर सोलर स्टॉर्म फ्लेयर रीचेस द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑन अर्थ। पॉसिबल इफेक्ट, ओके। जीपीएस एंड नेविगेशन सैटेलाइट कुड फॉल, बिल्कुल हो सकता है सोलर स्टॉर्म से। सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी कैसे आ जाएगा भैया, सुनामी कैसे आएगा सोलर फ्लेयर से। तो ये दो स्टेटमेंट तो काफी अपसर्ड है ना। दूसरा आप हटाओगे, दूसरा आप हटाओगे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 134, 134। 5 भी गलत हो रहा है इसमें, 5 क्या है, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। तो ये हमें देखना ही नहीं है, बस दूसरा देखो कि सुनामी नहीं आ सकती। सुनामी पावर ग्रिड हाँ हो सकता है, 1 हो सकता है। इंटेंस अरोरा कर ये भी हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 1 1 3 4 आ सकते हैं, आराम से क्लब हो सकते हैं। 1 3 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 1 3 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा, लेकिन दो गलत हो सकता है, दो हटाना है। तो आप ऐसे करोगे, आराम से वेरीफाई भी कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ कि मेरा ये करेक्ट ऑप्शन है। तो दो हटाते ही, जैसे आपने दो हटाया, आपने दो यहाँ से हटाया, आपका आंसर आ गया 1 3 4 6 7। तो ये सवाल ध्यान रखना आगे जब भी आएगा, इसमें से एक गलत होगा, कभी डी ऑप्शन जल्दी सही नहीं होगा, नहीं हम देखते ही डी मार देते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ एब्सर्ड से होगा। अब देखो ये सवाल आपको कैसे अप्रोच करना है। देखने में काफी टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, ये आपको 2.66 मार्क्स देगा, बस आप याद रखना आगे से। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर्स विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ओके। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर की बात कर रहा है, कभी नहीं सुना, मैं देखा, मैं कभी नहीं सुना, लेकिन स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट देखो।
डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके। विंग ऑफ आईपीसीसी की बात कर रहा है, फिर यूएनसीसी की बात कर रहा है, ये आईपीसीसी है, ये यूएनसीसी है, और ये यूएनईपी है। अब ये जो तीन है ना, ये तीन हम लोग बार बार पढ़ते हैं, PT 365 में आता है, न्यूज में रहता है, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं पढ़ते। तो आप सोचो अगर ये तीन स्टेटमेंट में अगर कोई सही होगा, तो ये क्यों लेके आएंगे? ये यहाँ पे हो सकता है कुछ और डाल दें, कुछ पेरिस वगैरह को कुछ डाल दें, या कुछ और चीजें डाल दें, या कोई दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाल दें, तो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे। डेटाबेस क्यों डाल दिया? डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च। और सुनो, ये तो चलो एक शक हुआ हमारा। पीवाईक्यूज के एनालिसिस में हर साल ऐसे सवाल पूछते हैं। जैसे 2020 में कुछ मराठी उनका पूछा था, उसमें गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और कुछ डाला था, और एक उनका नाम डाल दिया था। तो उनका क्यों डाला? क्योंकि वही सही है। तो बाकी तीन गलत स्टेटमेंट बनाने होते एग्जामिनर को, तो तीन गलत स्टेटमेंट कहाँ से, वैसे टाइप कहाँ से लेके आएंगे तीन और? तो क्या करते हैं, उन्होंने आईपीपी डाल दिया, यूएनसीसी डाल दिया, और यूएनईपी डाल दिया। उससे आसान क्या ही हो सकता है? और ये यहाँ से उठा लिया। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर लिखा हुआ है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कुछ ट्रैक कर रहा है, और डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ट्रैक करेगा तभी जब रिसर्च करेगा। तो उससे भी आप लिंक कर सकते हो थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा ऑड वन आउट करना है आपको यहाँ पे। बस ये ध्यान में रखना कि जब ये लेके आ गया यहाँ पे, तो ये तीन, अगर ये तीन में से कोई सही होगा, तो इन भाई साहब की यहाँ पे क्या जरूरत है? डेटाबेस को रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्यों लेके आएंगे? यहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आएगा ना कोई। तो इसका मतलब ये तीनों भाई साहब में कोई नहीं है, यही सही है। तो ये थोड़ा आपको गेस मारना है, और ये मेरा सही हुआ था। अरे ऐसे सवाल सही होते हैं, अगर चार पांच भी सही हो गए, जिसके 5 नंबर 10 नंबर से रुक रहे हैं, जिसका फॉरेस्ट कट ऑफ रुक रहा है 5 नंबर 10 नंबर से, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ध्यान रखना आगे से। अब देखो, ये सवाल आपने देखा, आप घबरा गए, अरे इतना बड़ा सवाल आ गया, लेकिन बहुत आसान है करना। सी, 5 स्टेटमेंट है। द क्लाइमेट एक्शन ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन्स देम। क्या कह रहा है कि द क्लाइमेट ग्रुप कोई है, इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। इसमें क्या गलत हो सकता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट कह रहा है किसी ग्रुप के बारे में, तो ग्रुप बनेगा तो यही सब काम करेगा ना। चलो ठीक है, होल्ड पे रख देते हैं, अभी हमें डर लग रहा है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ EP 100। ओके, थोड़ा सा डर गए, फैक्चुअल चीजें। EP 100 brings together leading companies committed to driving innovative in energy efficiency and increasing the competitiveness while delivering on emission reduction goal। ये तो एकदम सही होना चाहिए ना, इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट है EP 100 के बारे में। क्या EP से कुछ लग रहा है कि एनर्जी के बारे में बात कर रही है, और उससे में कह रहा है कि ब्रिंग टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग इनोवेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉपी पेस्ट किया स्टेटमेंट। तो ये तो पक्का सही होगा, बहुत ही पॉजिटिव है। फिर कह रहा है सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP 100। अब सोचो, जिसने सम लिख दिया तो क्या एग्जामिनर जाके रिसर्च करेगा? अब इसको आप रिसर्च रिवर्स कर दो, नो इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP 100। नो इंडियन कंपनी, वो ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। जब वो एक्सट्रीम हो रहा है, तो इसका मतलब ये सही होना चाहिए। तो चार तो आपका सही होगा, तो तीन भी सही होगा, चार भी आपका सही होगा। 3 4 आपका क्लब हो रहा है, 3 4 आपका क्लब हो रहा है। 3 4 कहाँ है? यहाँ है। और कहाँ है? और कहीं नहीं है। यहाँ भी है, यहाँ भी है 3 4। अब 3 4 यहाँ है, तो बाहर कहाँ हो रहा है इसमें? देखो, डी तो ऑप्शन सही नहीं होगा, हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये डी ऑप्शन अगर नहीं सही होगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, पांच में से तो एक कोई ना कोई गलत होगा, तो वैसे ही आंसर हमारा बी आ गया। लेकिन उसके बाद भी हम रिसर्च करना चाहते हैं कि चलो हम बी मार रहे हैं, तो हम एक बारी क्रॉस चेक करना चाहते हैं। तो 2 और 5 नहीं आ रहा, तो क्या 2 5 में ऐसा कुछ है जो गलत हो सकता है? लेट्स सी। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव EP 100। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आ गया, तो हो सकता है ग्रुप चेंज कर दिया हो, तो हाँ पॉसिबल है कि गलत हो सकता है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फिर पांचवा नहीं है, गलत है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरी टू अंडर कोलिजन, ये भी फैक्ट है, ये भी गलत हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 5 के चांसेस है गलत होने के। लेकिन 3 4 साथ में रहेंगे, और हमें पता है 3 4 यहाँ साथ है, लेकिन 1 2 3 4 5 नहीं सही होगा जनरली। तो हम बी के साथ जाएंगे। तो ऐसे सवाल देखो, ये भी आपका सही हो सकता है, ये भी आपको डिफिकल्ट लगा होगा, ये भी आपका सही हो सकता है, और ये भी सही हो सकता है, और आगे भी ऐसे सवाल आएंगे। ये अगर आपने दोनों सही कर लिया, तो आपके 5 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे मार्क्स पॉजिटिव में बनेंगे। अगर आप निगेटिव वाला हटा दो कि दोनों अगर आपके गलत होते, तो कभी घबराना नहीं है ऐसे सवाल देख के। मैं आगे भी डिस्कशन कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 43। इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ। ओके ठीक है, लंग्स हैं वो।
देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज किडनी, किडनी का क्या काम होता है, फिल्टर करने का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट, तो किडनी क्या है, किडनी क्या है इसमें, वेटलैंड किडनी का कैसे क्या फिल्टर करता है। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सबसॉइल पर्कुलेशन एंड इवापोरेशन। एल्गे फॉर्म न्यूट्रिएंट बेस्ड विच फिश क्रस्टेड मोलस्क बर्ड रिप्टाइल, पता नहीं क्या है ये। वेटलैंड प्ले विटल रोल इन द मेनस्ट्रीमिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबिलिटी। एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब मतलब क्या हो रहा है, फिल्टर कर रहा है एक तरीके से। फिल्टर क्या है, किडनी है। तो इसी से लिंक करना है, आप डी ऑप्शन आराम से मार सकते हो। ए डी में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन रिलेटिव चेक करोगे तो आप डी के साथ ही जाओगे। कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, लेट्स सी यूपीएससी क्या देता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है डी देगा, क्योंकि सिंपल है, किडनी की बात हो रही है यहाँ पे, एब्जॉर्ब की बात कर रहा है, हैवी मेटल एक्सेस न्यूट्रिएंट। तो सिंपल सिंपल ऑब्वियस है कि किडनी का काम यही कर रहा है। अब ये सवाल ऐसे बनते हैं कि आपके गलत ही गलत होंगे, आप चाहे जितने बड़े 30 मार्क खाओ, क्योंकि ये बनाए ही ऐसे जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छी किस्मत है तभी आप सही कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाते हैं। जैसे ये पहला मेरा पता नहीं कौन सा बुकलेट था, लेकिन ये पहले पेज पे सवाल था। तो करेक्ट डब्ल्यूएचओ एयर क्वालिटी गाइडलाइन है, ये 2021 में मेंस में भी सवाल आया था, और किसी ने किया नहीं था, बहुत फैक्चुअल था, और प्री में भी पूछ लिया 2022 के। द 24 आवर मीन्स ऑफ पीएफ 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 एंड एनुअल मीन ऑफ पीएम 25 शुड नॉट एक्सीड 5। अब ये तो फैक्चुअल चीज है, मैंने सोचा कोई ट्विस्ट किया होगा। इन ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्लीमेंट वेदर, मतलब कोल्ड वेदर है, बारिश हो रही है, ऐसे लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन होता है सनी डेज में। सनी डेज में हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो दूसरा तो गलत होगा, दूसरा गलत हो गया। अब इसमें वन वन कॉमन है, फोर फोर कॉमन है, थ्री चेक करना पड़ेगा, थ्री चेक करना पड़ेगा। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर टू द ब्लड, PM10 नहीं करता, 2.5 करता है, इसीलिए PM2.5 ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू द PM10। लेकिन ये पता नहीं होता जनरली, तो ये भी एक्सट्रीम ही है। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, तो इसमें क्या 1/4 शायद सही करेक्ट ऑप्शन है इसका। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, कैन ट्रिगर कर रहा है, तो मे भी हो सकता है। तो इसका शायद डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ऐसे सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, और काफी लेस चांसेस होते हैं सही होने के, क्योंकि ट्रैप एक तरीके से सचमुच कोई बहुत तगड़ा होता है एग्जामिनर जो ऐसे सवाल रख देता है, तो ऐसे सवाल पे कंपटीशन बहुत कम होता है, तो स्किप कर दिया। और गलत भी होते हैं तो जनरली सबके गलत होते हैं, क्योंकि सब ये स्टेटमेंट हटाएंगे, और ये स्टेटमेंट हटाते ही सब सी मार के आएंगे, तो सबके गलत होंगे, तो कंपटीशन कहाँ से हुआ, सवाल ऐसे पे कंपटीशन नहीं होता। सी, अब ये न्यूज में था गुच्ची काफी कश्मीर के बारे में, जीआई टैग के बारे में बात हो रही थी, आपको ये पता है, विद रेफरेंस टू द गुच्ची समटाइम मेंशन इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज ए फंगस, ओके, इट ग्रोन इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, सम हिमालयन फॉरेस्ट, दो तो पक्का सही है, दो तो पक्का सही है, तो पक्का सही है, तो आप 50-50 में आ गए। इट इज ए कमर्शियल कल्टीवेटर इन द हिमालयन फूटहिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अगर आपको ये पता है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं है ये कश्मीर है, तो आप सी आराम से हटाओगे, सी आराम से हटाओगे, दो सम हिमालयन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, सी आप हटा रहे हो तो आपका पक्का सही होगा, तो आप सी पे आ गए, तो फंगस आ गया, अपने आप आ गया फंगस, आपको जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए गुच्ची जो है कश्मीर से रिलेटेड है, तो आपका सवाल बन गया। अगर आपको नहीं पता गुच्ची कश्मीर से रिलेटेड नहीं है, तो फिर फंस जाओगे यहाँ पे, तो फिर आप हो सकता है 2-3 पे चले जाओ, ये फंगस हटा दो, लेकिन गुच्ची फंगस से रिलेटेड है, मशरूम टाइप ऐसे कुछ दिखता है। 46 सवाल काफी दिखने में अजीब है बट बहुत आसान। विद रेफरेंस टू द पॉलीथिलीन टेरापेथलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन डेली लाइफ, consider the following statement, its fiber can be blended with wool, can be blended okay with wool and cotton fiber reinforce their properties, can भी कर रहा है पॉजिटिव, थोड़ा सा लग रहा है, हो सकता है। कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, एनी, एनी आ गया तो थोड़ा सा अभी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल इनटू द अदर प्रोडक्ट, कैन बी तो पॉजिटिव लग रहा है, ये हो सकता है, एक तीन क्लब हो सकते हैं। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ये भी एक्सट्रीम हो गया। तो दो और चार एक्सट्रीम हो रहे, 1-3 क्लबिंग हो रहे, तो 1-3 है कहीं पे, हाँ 1-3 है। 2-4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, 4 भी हटाओगे। 2-3 अगर आप करोगे तो क्या 1 कैसे गलत हो सकता है, दो कैसे सही होगा, दो और एक में हम कंपैरिजन करेंगे तो दो तो हमें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एनी अल्कोहलिक बेवरेज की बात कर रहा है, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उस हिसाब से हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो हमारा 1-3 सही ऑप्शन आएगा। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा,
अब ऐसे सवाल आप ये देखोगे कि मुझे नहीं पता पॉलीथीन टेरापेथलेट, ये किसी को नहीं पता होता। जितने लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं ना, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। और ये सवाल ऐसे ही किए जाते हैं और ये करके आने चाहिए, आपको स्किप नहीं करना है। तो यही फायदा होता है पीवाईक्यू से। ये फायदा होता है पीवाईक्यू से कि जब आप ऐसे सवाल देखते हो ना, ऐसे ऐसे सवाल देखते हो तो घबराते नहीं हो, आप रेडी रहते हो कि ये तो बहुत आसान है करना। नहीं तो आप पैनिक कर जाते हो कि ओ माय गॉड इतना टफ कैसे पूछ लिया, और पैनिक के चक्कर में आसान आसान वाले भी गलत करके आते हो। तो वो गलती कभी नहीं करना। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड? गोल्डन महाशीर, एकदम आसान है, क्यूबिट जैसा है। तो महाशीर हम लोग बार बार पढ़ते हैं, पीवाईक्यूज में बार बार आएगी ये वर्ड, गोल्डन महाशीर, महाशीर तो महाशीर है, बाकी ये तीनों बर्ड्स है। महाशीर जो है ये फिश है। अब ये कहते हैं ये देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट? अल्फा अल्फा पढ़ते हैं 7th 8th 9th की एनसीईआरटी में। चिकन पी, चना, दलहनी फसल है, चना तो होगा ही होगा। अल्फा अल्फा है 1 3 आएगा, देखो 3 तो पक्का आएगा, 3 पक्का आएगा, 50-50 में फंस गए। चना तो सबको पता होगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, दलहनी फसल एक तरीके से लेग्यूम जिसे बोलते हैं। अल्फा अल्फा, अब इसमें 3 आ रहा है, 3 के साथ साथ 1 भी आ रहा है, अल्फा अल्फा भी आ गया अपना। अब 4 5 6 में फंस रहे हो, 4 5 6 में फंस रहे हो। अब 4 5 6 में कौन सा हिंदी में देखते हो? पालक। पालक कभी आपने सुना पालक जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है? पालक तो इतने फेमस चीज है, अगर कभी नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात होती तो हम पालक के बारे में ये चीज जरूर जानते। तो कभी ऐसा सुना नहीं, इसका मतलब पालक नहीं हो सकता। 3 पत्तियां घास है कुछ लेके आए, हो सकता है करता हो ये, लेकिन पालक तो नहीं करता होगा। पालक करता तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पालक खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो कभी सुना नहीं, तो आप हटाना है तो 6 हटा सकते हो, 1 3 4 ऑप्शन आ सकता है, फिर भी 50-50 तो आराम से कर सकते हो आप। अगर नहीं आया तो मैं आपको एक दिमाग बता रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो कि पालक आपको अगर इसमें से हटाना है, 4 और 5 6 में से हटाना है, तो आप यही हटाओगे, पालक। पालक के बारे में नहीं सुना ऐसे कभी? पालक के बारे में काफी जानकारी है, बट ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं सुना। तो क्लोवर हो सकता है, 3 पत्तियां घास हो सकती है, कुछ अजीब सा नाम कहीं उठा के लेके आया एग्जामिनर, तो जब कहीं से पढ़ा होगा उसने, हो सकता है वही सही हो, तभी ऐसे अजीब से नाम उठा के लेके आया, नहीं तो और कुछ गेहूं चावल ना डाल देता उसमें। तो उस हिसाब से सोच सकते हो, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है। अगर गलत भी हो रहे हैं तो नो इशू, गलत तो होंगे ही होंगे, सारे नहीं सही होंगे ना, और कौन सा आपको 150 लेके आना है, कट ऑफ क्लियर हो जाए बस। बायोरॉक टेक्नोलॉजी 2020 का है, वो कुछ कोरल रिस्टोरेशन की बात चल रही थी गुजरात में, उससे रिलेटेड है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो लास्ट 1 साल के तो आप पक्का पढ़ो, लेकिन उसके पहले के आप एटलीस्ट सब हेड हेड देख लिया करो। अब जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी है तो ये कहीं बीच में नहीं लिखा था, ऐसे लिखा है सब हेड बड़ा सा बायोरॉक टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में लिखा है बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ पे था, गुजरात में था, क्या क्या फायदे, बस यही पता है ना बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अगर किसी ने ऐसे स्कैन कर लिया सिर्फ उसके पहले 6 महीने के या लास्ट ईयर जो PT 365 थे, सिर्फ ऊपर ऊपर का स्कैन कर लिया, तो इसीलिए कहता हूँ जो लास्ट ईयर के जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था उनके जो PT 365 है, आप सोचो आपने कितनी मेहनत की थी, उसको बार बार पढ़ा था, रिवाइज किया था, और ये एक सॉलिड मटेरियल है। तो आप जब इस बार PT 365 कर रहे हो तो साथ साथ उसको भी कर लेना, 4 5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे एक बुकलेट पढ़ने में। इनपुट आउटपुट रेशियो उसका काफी ज्यादा होता है और वो चीजें काम करती है। यूपीएससी में कोई फिक्स नहीं है कि वो आपसे कहते हैं 12 महीने का हम पूछेंगे करंट अफेयर्स, ये 2 साल का भी पूछ सकते हैं, 1 साल का पूछ सकते हैं। तो वो कोई फिक्स नहीं है, तो हमें अपने हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी कोरल से रिलेटेड है, रिस्टोरेशन ऑफ कोरल रीफ। 50 दिखते हैं, मियावाकी मेथड महाराष्ट्र में न्यूज में चल रहा था, प्लांटेशन की बात कर रही थी। तो मियावाकी किससे? प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग नहीं, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिक क्रॉप, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप सारे लोग सो तो नहीं गए? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुन रहे हो? आप डिफिकल्ट होते हैं, हम घबरा जाते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यू इक्वल टू ट्रेनिंग, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट तो यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेन होना है। मैं एग्जांपल देता हूँ ना पायलट की, रुक जाइए है, और आप खुद वहां पे जाते हो ना, आपके मम्मी पापा, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ना कोई दोस्त यार, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपके साथ वहां पे, आपको ही लड़ना है। तो आप कैसे वहां पे सबसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो? द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। पुरानी कहानी। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को ट्रेंड करोगे, जितना ज्यादा आप इन सब चीजों से एनालिसिस करोगे, सीखोगे, उतने ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आप जब वहां पे ऐसे सवाल देखोगे ना कि EP 100 करके ऐसे कुछ आ गया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे भगवान ये क्या आ गया, आप ये सोचोगे यार कुछ भी आ जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो पता है कैसे आते हैं, और ये तो अभी आगे भी होंगे, तो हम घबराते नहीं है।
क्योंकि एग्जीक्यूशन मैटर करता है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, यहाँ पे आप लोग भी उससे रिलेट कर पाते होंगे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो पैनिक कर जाते हो। पैनिक करने के पीछे एक बड़ा रीजन यही होता है कि आप उन चीजों से अवेयर नहीं होते, और आप वहीं पे जाके पहली बार देखते हो ऐसी चीजें, तो आप पैनिक कर जाते हो, और पैनिक कर जाते हो फिर ये लगता है पेपर बहुत टफ आ गया और ये चीजें मेरे से नहीं हो पा रही, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, अभी तो गया ये साल, हे भगवान क्या करें अब। पैनिक करने लगते हो। उसके चक्कर में क्या होता है, वो सिंपल पूछ रहा है कि बताओ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किससे रिलेटेड है। सिंपल एकदम सवाल डीपीएसपी से, वो भी आप गलत मार के आ रहे हो, फंडामेंटल राइट। तो ये क्राइम कर रहे हो आप। तो मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ, पीवाईक्यूज का मतलब यही होता है कि जो 70 सवाल होंगे उसको आपको कैसे ट्रेन होना है, कैसे अप्रोच करना है। उसका कोई 100% एक्यूरेसी नहीं है। मार्केट में कोई कितना भी बता दे ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर के तरीके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीजें आप इंटरनलाइज करें। आपसे गलतियां होंगी, आप भी गलत करोगे, कोई 100 में 100 सही करके नहीं आ सकता। अगर 100 में 100 सही करके आता तो मेरे ना हो जाते, कोई नहीं कर सकता, यूपीएससी का चेयरमैन नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, 100 में आप 65 सही कर सकते हो, 100 में आप 62 सही कर सकते हो, 60 सही कर सकते हो कि आपके 95 आ रहे हैं, और आपका सिविल सर्विस कट ऑफ निकल रहा है, एक नंबर से भी अगर आपका कट ऑफ निकल रहा है, आप मेंस दे के आ रहे हो, आप टॉप करोगे, आईएएस बनोगे। उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर कट ऑफ 90 गई तो आपके 90 थे या 190 थे। 190 हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, 90 हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, मेंस सारे लोग लिखेंगे। अल्टीमेटली मेंस का मार्क्स काउंट होता है। तो ये चीजें आप ट्रेनिंग से सीखोगे, ये आपकी ट्रेनिंग है यहाँ पे। तो ट्रेनिंग इसीलिए बार बार कहता हूँ कि जब भी आप मेहनत करते हो तो आप अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जाओ। मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेहनत तो कोई भी कर सकता है। अगर आप मेहनत करते हो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हो, आप सोचते हो कि सारी चीजें आप सही कर रहे हो, तो एक बार आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे रोल आता है मेंटोर का। वो किसी भी लाइन में मेंटोर हो, किसी भी लाइन का मेंटोर हो, चाहे वो पढ़ाई का हो चाहे किसी भी चीज का हो, रास्ता दिखाना बहुत जरूरी चीज होता है। तो इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आप कितनी भी स्पीड हो, अगर आपको जाना है चाइना, आप निकल गए श्रीलंका, तो कितनी भी तेज आप श्रीलंका पहुंच जाओ, लेकिन आपको तो वहां जाना नहीं था। लेकिन अगर आपको चाइना जाना, आप धीरे धीरे जा रहे हो, तो अच्छी बात है कि आप कभी ना कभी तो चाइना पहुंच जाओगे। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनपुट आउटपुट रेशियो बना के रखिए। आप लोग घबराए रहते हो, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, 15 करंट अफेयर्स, अब ये कर लिया क्या वो कर लें। आप एक करिए ना, एक करिए, बार बार उसको रिवाइज करिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से सवाल आए, कैसे आए, और लक्ष्मी कहाँ से सवाल किए जा सकते हैं, स्पेक्ट्रम से सवाल किए जा सकते हैं। सारे सवाल लगभग लक्ष्मीकांत से हो सकते हैं। बेसिक इकोनॉमी आपका तैयार है तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करिए। आप लोग क्या करते हो ना, हमेशा डाउट क्रिएट करने में लगे रहते हो। जैसे मेरा तो काफी एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब खाली टाइम में बैठते हैं तो ये नहीं सोचते कि लाओ लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लूं, स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लूं। वो ये सोचते हैं कोई ऐसा डाउट क्रिएट करना है, मतलब उनका दिमाग के डाउट क्रिएशन में रहता है हमेशा। उनको बस एक ही ख्याल होता है कि अब जैसे ये गलत बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमन हमारा ऐसा माइंडसेट ही होता है, सारी चीजें होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो भाड़ में जाने चाहिए कि यार जो नहीं आ रहा अभी जाने दो उसको। अभी जो नहीं पढ़ा है, जो सिंपल चीजें हैं जो मुझे रिवाइज करना है, पहले वो करते हैं। वो बाद में आएगा तो आएगा। और सोचो क्या उसकी कोई गारंटी है कि वो जो मैं डाउट पूछ रही हूँ, क्या वो यूपीएससी में आ जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस में इतने बुक्स हैं, एक बुक्स में इतने सारे चैप्टर हैं, एक चैप्टर में इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स में उसमें एक छोटी सी चीज, उसके लिए आप पूरा 5 घंटे लगा रहे हो, उसके लिए आप टेंशन में जा रहे हो, डिबेट करे जा रहे हो, 15 15 15 घंटे डिबेट कर रहे हो उसी एक पॉइंट के लिए। तो अपने आप से सवाल नहीं करते कि कैसा मैं डाउट पूछ रहा हूँ, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ। वो सिर्फ आप जान बूझ के डिबेट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। आप उसको छोड़ो कि यार इसको पॉइंट हाईलाइट करके छोड़ देना है, कभी कोई मिलेगा जानकार तो उससे पूछ लेंगे, नहीं भी मिलेगा आएगा जाने दो, 2 नंबर जाएगा जाएगा, एक पॉइंट के लिए इतना माथा बच्ची नहीं करनी। और पूछ लेंगे बाद में, पूछ लेंगे, कोई ना कोई तो बता ही देगा, नहीं तो अपने आप कहीं ना कहीं आ जाता है दिमाग में। प्लीज यार डराओ मत ऐसे अचानक से अनम्यूट करके। तो इसीलिए कहता हूँ